हे सबको नमस्ते। पिछले कुछ महीनों में जुजुत्सु काइसेन देखने वाले दर्शक शायद दुनिया के सबसे ज्यादा उलझे हुए लोग रहे हैं। एक तरफ MAPPAPUA का एनिमेशन, हर एपिसोड में टॉप लेवल क्वालिटी और फाइट्स इतनी जबरदस्त कि स्क्रीन फटती हुई लगती है, और दूसरी तरफ मंगा जहां पैनलिंग ऐसी कि सिर घूम जाए, एक एक मूवमेंट पर सैकड़ों शब्दों की एक्सप्लेनेशन। पढ़ना किसी टफ एग्जाम की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कम टॉर्चर नहीं, लेकिन चलो ये सब झेल भी लिया जाता। आखिरकार ये गोजो बनाम सुकुना की लड़ाई थी। सालों से जिस अल्टीमेट बैटल का इंतजार था, अगर उसका कोई नतीजा निकलता तो इंतजार वाजिब लगता, पर किसी ने नहीं सोचा था कि लेखक ऐसा ट्विस्ट फेंक देगा। चैप्टर में जहां गोजो की जीत का ऐलान हो चुका था, अगले ही चैप्टर में कहानी अचानक कट गई। इतना अजीब कि लोग बस देखते ही रह गए, और सच कहूं मैं खुद पूरी तरह टूट गया। काफी पहले से मैं इस फाइट पर स्क्रिप्ट लिख रहा था। करीब 3 महीने लगे इस अल्टीमेट मुकाबले के हर माइंड गेम, हर बैटल डिटेल को एनालाइज करने में। कई लॉजिकल पॉइंट्स और शानदार मोमेंट्स को ब्रेक डाउन किया, लेकिन किसी ने सिर्फ एक चैप्टर में इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को दुनिया का सबसे बड़ा शॉकवेव जोक बना दिया। तो आखिर हुआ क्या था? इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर अंत तक पूरी लड़ाई को दोबारा स्टेप बाय स्टेप रिव्यू करने वाला हूं। सबसे पहले न्यू शिंजुकू आर्क की बात करें। इस फाइट की 2 अहम कंडीशंस थीं। पहली, सुकुना अब फुशिगुरो मेगुमी के शरीर में था। दूसरी, प्रिजनर रियलम का सील टूट चुका था और गोजो को बाहर निकाल लिया गया था। दोनों के बीच एक सीधा 1v1 तय हुआ। इस लड़ाई के नतीजे को लेकर हीरो साइड को ज्यादा भरोसा नहीं था। वो लोग तो मानसिक रूप से तैयार थे कि अगर गोजो हार गया तो सब मिलकर टर्न बाय टर्न लड़ाई करेंगे, लेकिन गोजो खुद पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। उसका मानना था कि भले ही सुकुना अपनी फुल पावर हो, वो फिर भी जीत जाएगा। वो ये तक सोच रहा था कि अगर सामने वाले को आधा मार दिया जाए तो शायद मेगुमी को बचाने का मौका मिल जाए। इसीलिए लड़ाई शुरू होते ही वो सुकुना को ताना मारता है और कहता है कि असली चैलेंजर सुकुना है। ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। अगर हम सुकुना और गोजो ताकत को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अब तक की कहानी में सुकुना ने बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं दिखाई थी। हमें इतना पता था कि वो बेहद तेज स्लैश अटैक करता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी कमाल की है और वो दूसरों की टेक्निक्स कॉपी कर सकता है। इसके अलावा फुशिगुरो मेगुमी के शरीर में होने की वजह से वो जेनिन क्लैन की शैडो टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी तरफ गोजो, उसके पास हैं 6 आइज एंड गोजो फैमिली की इनहेरिटेड टेक्निक लिमिटलेस। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस 2 अहम बातें समझनी काफी हैं। पहली, गोजो की इन्फिनिटी। कोई भी चीज जैसे जैसे उसके पास आती है वैसे वैसे स्लो होती जाती है, एक पॉइंट पर आकर पूरी तरह रुक जाती है। नतीजा, कोई भी हमला उसे छू तक नहीं सकता। दूसरी, वो ग्रेविटी की तरह स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। ब्लू से किसी जगह को कंप्रेस कर देता है, मानो छोटा सा ब्लैक होल बन गया हो। रिवर्स्ड टेक्निक से बना रेड उंगलियों के सेंटर से आगे की तरफ भयानक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, और जब ब्लू और रेड को मिलाया जाता है तो बनता है न्यूक्लियर लेवल का अटैक हॉलो पर्पल, जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को पूरी तरह मिटा देता है। इन सब को देखकर गोजो लगभग अजेय लगता है, क्योंकि उसे हराने के लिए पहले इन्फिनिटी को तोड़ना पड़ेगा, जो उसकी सबसे मजबूत डिफेंस है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि हॉलो पर्पल जैसी सबसे खतरनाक अटैक कभी हिट न कर जाए। इस एंगल से देखा जाए तो सुकुना सच में चैलेंजर ही था, लेकिन जैसे ही असली लड़ाई शुरू होती है यह साफ हो जाता है कि गेम सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। ड्यूल की शुरुआत में ही गोजो अपने साथियों के बफ सपोर्ट के साथ सीधे 200% एफिशिएंसी वाला हॉलो पर्पल फायर करता है। ये अटैक लगभग 4 किलोमीटर दूर से छोड़ा गया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत काफी हद तक कम हो चुकी थी। इसी वजह से सुकुना को कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों आमने सामने आ गए, थोड़ी बहुत जुबानी जंग हुई और यहीं से असली ड्यूल की शुरुआत होती है। अब एंट्री होती है जुजुत्सु सोर्सरर्स की क्लासिक स्टेज पर। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, दोनों के बीच जबरदस्त क्लोज रेंज फाइट होती है। लगातार हाई स्पीड मूवमेंट, एक दूसरे में उलझते हुए पंच, किक और ग्रैपल्स। इमारतें गिरती हैं, जमीन हिल जाती है, पूरा इलाका तबाही का मैदान बन जाता है। लेकिन इन्फिनिटी की मौजूदगी की वजह से असल में दोनों एक दूसरे को खास डैमेज नहीं पहुंचा पाते। इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी HP लगभग बराबर रहती है। अगर कोई सबसे ज्यादा घायल हुआ है तो वो बेचारे मप्पा के एनिमेटर्स हैं। अब कहानी पहुंचती है जुजुत्सु सोर्सरर्स के असली ट्रम्प कार्ड पर, डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन एक तय एरिया के अंदर हमले को श्योर हिट बना देता है, यानी ये सीधे इन्फिनिटी को इग्नोर कर सकता है। लेकिन इस टेक्निक का रिस्क भी उतना ही बड़ा है। पहली बात, ये बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी खपत करता है। दूसरी बात, डोमेन इस्तेमाल करने के बाद अक्सर सोर्सरर कुछ समय के लिए कर्स्ड टेक्निक बर्नआउट में चला जाता है, यानी स्किल्स सीडी में चली जाती हैं। इसी वजह से आमतौर पर कोई भी इसे हल्के में इस्तेमाल नहीं करता। हैंड टू हैंड फेज के दौरान सुकुना ने एक कोशिश की। उसने डोमेन के असर को अपने शरीर तक फैलाने की कोशिश की,
ताकि इन्फिनिटी को थोड़ा बहुत ब्रेक किया जा सके, लेकिन प्रैक्टिकल में इसका असर बेहद कम था। डैमेज नाम मात्र का ही हुआ। थोड़ी सी टेस्टिंग के बाद लड़ाई आखिरकार अपने सबसे अहम मोड पर पहुंचती है, डोमेन बैटल। लगभग एक ही समय पर सुकुना और गोजो दोनों अपना अपना डोमेन खोलते हैं। डोमेन के सामने डोमेन ही सबसे सही जवाब होता है। जिसका डोमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो सामने वाले के डोमेन को तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। डोमेन की नेचर की वजह से सुकुना को बढ़त मिल जाती है। उसका डोमेन मेलवोलेंट श्राइन सीधे अनलिमिटेड वॉइड को चकनाचूर कर देता है। अगले ही पल अनगिनत स्लैशेस गोजो की तरफ बरसने लगते हैं और कर्स्ड टेक्निक बर्नआउट की वजह से गोजो उस वक्त इन्फिनिटी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ ही देर में उसका चेहरा पहचान में नहीं आता, पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन्फिनिटी के अलावा भी गोजो के पास स्लैश अटैक्स से निपटने के कई तरीके थे। सबसे पहले रिवर्स कर्स्ड टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जो डिस्ट्रक्टिव कर्स्ड एनर्जी को उल्टा घुमाकर हीलिंग में बदल देती है। ये शरीर को रिपेयर करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। गोजो और सुकुना दोनों इस टेक्निक के मास्टर हैं। जब तक दिमाग पूरी तरह नष्ट न हो या जानलेवा चोट न लगे, ज्यादातर घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। इसके अलावा गोजो ने इस्तेमाल किया 3 ग्रेट फैमिलीज की टेक्निक, फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। इससे पहले जेनिन क्लान के बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कुछ हद तक कर्स्ड टेक्निक के असर को कम कर देता है। और फिर सबको आने वाला सिंपल डोमेन, इसे एक्टिवेट करने पर कुछ समय के लिए दूसरे के डोमेन के हमलों से बचा जा सकता है। इन छोटे छोटे ट्रिक्स की मदद से गोजो एक तरफ हील करता रहता है और दूसरी तरफ रास्ता ढूंढता है। लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ टाइम खींचने के तरीके थे। हीलिंग कितनी भी तेज हो, डिफेंस कितना भी मजबूत, अनंत स्लैशेस के सामने आखिरकार सब टूट जाता है। डोमेन बैटल में घुसते ही जिसके डोमेन की नेचर ज्यादा बेहतर हो, वही पूरा कंट्रोल ले लेता है। और इस स्टेज पर सुकुना के पास साफ बढ़त थी, लेकिन गोजो ने हार नहीं मानी। अचानक उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उसने शरीर को हील करना छोड़ दिया और सीधे कर्स्ड टेक्निक बर्नआउट को हील करना शुरू कर दिया। इससे उसकी स्किल्स की सीडी काफी तेजी से रिकवर होने लगी। जैसे ही सामने वाला जरा सा ढीला पड़ा, गोजो ने क्लोज रेंज से एक जबरदस्त रेड फायर किया जो सीधा सुकुना पर जाकर लगा। यहीं पर गोजो की अलग सोच सामने आती है। कर्स्ड टेक्निक बर्नआउट को हील करना इससे पहले किसी ने किया ही नहीं था, लेकिन उसके लिए यह नामुमकिन नहीं था। हालांकि सुकुना जैसे राक्षस के सामने इतनी सी चोट पल भर में भर गई। उसने दोबारा अपना डोमेन एक्टिवेट कर दिया। इस तरह दोनों के बीच कई राउंड्स की टक्कर होती है। सुकुना का डोमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गोजो को क्लोज कॉम्बैट में बढ़ते हैं। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी। असल सवाल ये था कि कौन हालात के हिसाब से ज्यादा तेजी से ढल सकता है। कहना ज्यादा सही होगा कि ये लड़ाई ताकत से ज्यादा दोनों की अडेप्ट करने की क्षमता की परीक्षा थी। और आखिरकार इस मोर्चे पर गोजो थोड़ा आगे निकल जाता है। प्रिजन रियल में कैद रहने के अपने अनुभव की वजह से उसने डोमेन की नेचर को बदलना सीख लिया था। वो लगातार अपने डोमेन की कंडीशंस को एडजस्ट करता रहा और धीरे धीरे सुकुना के डोमेन का मुकाबला करने लगा। 5वीं बार डोमेन क्लैश के दौरान गोजो का डोमेन सुकुना से लगभग 0.01 सेकंड पहले एक्टिव हो जाता है। यही एक पल पूरी लड़ाई की दिशा बदल देता है। इस एक झटके में सुकुना करीब 10 सेकंड तक अनलिमिटेड वॉइड के असर में फंस जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लैश जैसे हमले फिजिकल डैमेज होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड वॉइड सीधा मेंटल डैमेज देता है। जैसे ही कोई इसमें फंसता है, दिमाग में अनगिनत जानकारियां एक साथ भर दी जाती हैं, जिससे सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह क्रैश हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर गोजो एक जोरदार पंच मारता है और फाइनल ब्लो देने की तैयारी करता है ताकि इसी पल इस ड्यूल को खत्म किया जा सके। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। महोरागा प्रकट होता है और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह कि वो पहले ही अनलिमिटेड वॉइड के साथ अडेप्ट कर चुका होता है। यहीं पर गोजो को एहसास होता है कि वो पूरे समय सुकुना के जाल में फंसा हुआ था। इस लड़ाई की असली कुंजी महोरागा ही था। इतिहास में जाए तो एडो पीरियड में जेनिन फैमिली के पूर्वज और गोजो फैमिली के पूर्वज के बीच एक जानलेवा मुकाबला हुआ था। उस लड़ाई का अंजाम दोनों की मौत के साथ हुआ और उस जमाने में 6 आइज और लिमिटलेस वाले सॉर्सरर को बराबरी पर रोकने की वजह यही महोरागा था। डिवाइन जनरल महोरागा की खासियत है कि वो किसी भी चीज के साथ अडेप्ट कर सकता है। कोई भी हमला जब तक उसे मार न दे, वो उसे समझ लेता है और अगली बार उससे और भी मजबूत होकर निपटता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सॉर्सरर खुद महोरागा की जगह डैमेज झेल सकता है। पिछली लड़ाइयों में सुकुना ने महोरागा का व्हील अपने ऊपर लिया था। हमले सुकुना ने झेले और शैडो के अंदर महोरागा चुपचाप अडेप्ट करता रहा। ये सारी बातें गोजो को अच्छी तरह पता थी। आखिर वो गोजो फैमिली का हेड है। महोरागा को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन समस्या ये थी कि अब तक की लड़ाई में ना तो महोरागा का शरीर दिखा था
और ना ही उसका व्हील। तो फिर वो कब पूरी तरह अडेप्ट कर गया? यही सोचते हुए गोजो के माथे पर ठंडी पसीना उतर आता है। क्या ये अडेप्टेशन फुशिगुरो मेगुमी की आत्मा ने झेला? सच यही था। महोराघा का व्हील जरूरी नहीं कि किसी फिजिकल बॉडी से जुड़ा हो, वो किसी की आत्मा को भी टारगेट बना सकता है। डोमेन बैटल के दौरान ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि सुकुना दबाव में है। वो बार बार डोमेन नहीं खोल रहा था, लेकिन हकीकत में वो अपने डोमेन की कंडीशंस बदल रहा था ताकि खुद पर अनलिमिटेड वॉइड का असर न पड़े। और दूसरी तरफ मेगुमी की आत्मा पूरी तरह अनलिमिटेड वॉइड के संपर्क में थी, यानी अडेप्टेशन की पूरी कीमत मेगुमी ने चुकाई। और अब महोराघा अनलिमिटेड वॉइड से पूरी तरह इम्यून हो चुका था। सच्चाई समझ में आते ही गोजो खुद को संभाल लेता है, क्योंकि भले ही महोराघा अडेप्ट कर चुका हो, सुकुना अभी भी अनलिमिटेड वॉइड को पूरी तरह झेल नहीं सकता। अगर वो फिर से पहले की तरह सुकुना से पहले डोमेन खोल सके तो कंट्रोल के उसी पल में किसी और टेक्निक से महोराघा को खत्म किया जा सकता है। ये सोचते ही गोजो दोबारा डोमेन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शरीर से खून रुकने का नाम नहीं लेता। असल वजह अब सामने आती है। जिस तरह से वो लगातार कर्स्ड टेक्निक बर्नआउट को हील कर रहा था, वो एक बेहद खतरनाक तरीका था। इस टेक्निक में दिमाग के एक हिस्से को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है और फिर उसे रिपेयर किया जाता है। रिजल्ट जरूर बड़ा मिलता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जानलेवा होता है। अब गोजो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। वो दोबारा डोमेन खोलने की हालत में नहीं था। सुकुना जोर से हंसता है। अलविदा सबसे मजबूत, तू बस उस दौर का इंसान था जहां मैं मौजूद नहीं था। लेकिन अगले ही पल सुकुना भी डोमेन खोलने में नाकाम रहता है। कारण साफ था, पिछले राउंड में वो करीब 10 सेकंड तक अनलिमिटेड वॉइड के असर में रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह तो नहीं, लेकिन इतना जरूर डैमेज हो चुका था कि डोमेन एक्सपेंशन जैसी बड़ी टेक्निक अब इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। अब दोनों के डोमेन सील हो चुके थे और इसी के साथ यह अल्टीमेट ड्यूल अपने अगले चरण में प्रवेश करता है, एडेप्टेशन बैटल। इन्फिनिटी की मौजूदगी की वजह से गोजो एक बार फिर बढ़त में आ जाता है। क्लोज कॉम्बैट में वो सुकुना को पूरी तरह दबा सकता था, लेकिन अब सुकुना ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदल ली थी। अगर डोमेन नहीं चल सकता तो क्यों ना महोराघा को सीधे इन्फिनिटी के साथ अडेप्ट करा दिया जाए। सुकुना अपने सिर पर महोराघा का व्हील रख लेता है। अपनी सख्त बॉडी और जबरदस्त रिकवरी पर भरोसा करते हुए वो पूरी तरह डिफेंसिव मोड में चला जाता है। प्लान साफ था, जब तक सामने वाला उसे मार नहीं देता। कुछ समय बाद शैडो में मौजूद महोराघा इन्फिनिटी को समझ लेगा और उसे तोड़ देगा। यानी अब इस ड्यूल की असली चाबी समय बन चुका था। या तो सुकुना पहले अडेप्ट करेगा या गोजो पहले उसे मार गिराएगा। लेकिन पूरी तरह डिफेंस में गया हुआ सुकुना इतना आसान टारगेट नहीं था। उसने कर्स्ड एनर्जी को पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रखा था और रिवर्स कर्स्ड टेक्निक फुल स्पीड पर चल रही थी। अब तो हालत ये थी कि अगर गोजो का रेड भी लग जाए तो वो ज्यादा असर नहीं करता। लेकिन रेड फटने से पहले ही अगले ही पल सुकुना की पीठ पर जोरदार वार पड़ता है। असल में गोजो ने आसपास की इमारतों की बनावट का इस्तेमाल किया। उसने अपने अटैक को घुमाकर एक अनएक्सपेक्टेड एंगल से हिट कर दिया। इसके तुरंत बाद गोजो सामने से एक जबरदस्त ब्लैक फ्लैश मारता है। दोनों तरफ से हुई स्पिंसर अटैक में सुकुना की आंखें तक पलट जाती हैं, लेकिन फिर भी गोजो एक कदम पीछे रह जाता है। अगले ही पल व्हील जमीन पर गिरता है। महोराघा प्रकट होता है और सबसे डरावनी बात ये कि वो अब पूरी तरह इन्फिनिटी के साथ अडेप्ट कर चुका था। एक ही स्लैश में वो गोजो को काट देता है। हालात पल भर में क्रिटिकल हो जाते हैं। अब महोराघा इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता था और होश में आ चुका सुकुना इसके ऊपर एक और पावरफुल शैडो को बुला लेता है। अब सीन ये था कि गोजो अकेला 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। अगर ये स्टेलमेट जारी रहता तो उसकी हार तय थी, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती महोराघा के स्लैश और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। यहाँ तक कि वो एक पल में गोजो का हाथ भी काट सकता था। इस पॉइंट पर गोजो की मौत किसी को भी हैरान नहीं करती, लेकिन उसके पास अब भी एक आखिरी ट्रम्प कार्ड था, हॉलो पर्पल। ये वही सबसे ताकतवर अटैक है जिसका जिक्र पहले हो चुका है। एक ऐसा वार जो दुश्मन को सीधे जानलेवा नुकसान पहुंचाता है। लड़ाई के दौरान सुकुना खुद साफ कह चुका था कि उसे इससे डर लगता है। अगर ये अटैक लग गया तो हार पलटकर जीत बन सकती थी। यही सोचकर गोजो का हौसला और तेज हो जाता है। उसकी कर्स्ड एनर्जी तेजी से बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ 1000 साल बाद सुकुना पहली बार तनाव महसूस करता है। लड़ाई अपने आखिरी फेज में पहुंच चुकी थी। हॉलो पर्पल निकालने के लिए
पहले ब्लू और रेड को आपस में टकराने का मौका चाहिए, उसके ऊपर चैंटिंग भी करनी होती है ताकि ताकत और बढ़े। लेकिन मौजूदा हालत में जहां गोजो तीनों तरफ से घिरा हुआ था, ये लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर भी इस निराशाजनक हालात में गोजो को एकमात्र मौका दिख जाता है। सबसे पहले वो एक मैक्सिमम आउटपुट ब्लू फायर करता है और उस सुपर शैडो को सीधे बाहर कर देता है। इसके बाद वो वही पुराना तरीका अपनाता है, सही टाइमिंग पर एक घूमता हुआ रेड छोड़ता है। अगर ये दोनों मिल गए तो हॉलो पर्पल तैयार था, लेकिन सुकुना पहले से अलर्ट था। वो महोरगा को ब्लू को तोड़ने का आदेश देता है। पिछली लड़ाइयों की वजह से महोरगा पहले ही ब्लू के साथ अडेप्ट कर चुका था। उसे नष्ट करना उसके लिए आसान होना चाहिए था, लेकिन यही अडेप्टेशन उल्टा पड़ जाता है। ब्लू की नेचर ब्लैक होल जैसी होती है, जो आसपास अनंत ग्रेविटी पैदा करती है। महोरगा भले ही इस ग्रेविटी से प्रभावित न हो, लेकिन गोजो इसी ग्रेविटी का इस्तेमाल हाई स्पीड मूवमेंट के लिए करता है। वो एक पल में महोरगा के सामने पहुंच जाता है और जोरदार पंच से उसे उड़ा देता है। उसी पल सुकुना पहले ही गोजो की अगली चाल को भांप चुका होता है। वो रेड को निशाना बनाकर पियर्सिंग ब्लड इस्तेमाल करता है ताकि उसे बीच में ही फोर्स करके फोड़ दिया जाए। यही हॉलो पर्पल की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ब्लू या रेड में से किसी एक को भी रोका जाए तो टेक्निक एक्टिव ही नहीं हो सकती। लेकिन इसी पल गोजो एक और चीज जोड़ देता है। वो चैंटिंग के जरिए आउटपुट को और बढ़ा देता है। उस एक सेकंड में ब्लू की खींचने वाली ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जो पियर्सिंग ब्लड रेड को हिट करने वाला था, वो खींचकर ब्लू की तरफ चला जाता है। अब कोई भी चीज ब्लू और रेड को टकराने से नहीं रोक सकती थी। अगले ही पल हॉलो पर्पल का भयानक न्यूक्लियर विस्फोट होता है। उस एक झटके में पूरा इलाका बदल जाता है। महोरगा सीधे वहीं खत्म हो जाता है। सुकुना का एक हाथ उड़ जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है, जबकि गोजो अपनी ही कर्स्ड एनर्जी की प्रोटेक्शन में सिर्फ हल्की चोटों के साथ बच जाता है, और वो भी बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाती है। जिसे भी साफ नजर से देखा, उसके लिए ये साफ था, ये लड़ाई गोजो जीत चुका था। यहां तक कि कहानी चैप्टर 235 तक की पूरी रिकैप थी। इस पॉइंट तक मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहानी काफी शानदार लगी। दोनों तरफ से लॉजिक था, लगातार माइंड गेम्स थे और हालात इतने टाइट थे कि आखिर में जिसे भी जिताया जाता वो बात समझ में आती। लेकिन असली दिक्कत इसके बाद शुरू होती है, जब सब कुछ तय लग रहा था, जब हार लगभग कंफर्म हो चुकी थी। अगले ही चैप्टर में अचानक जीत का भाषण शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सुकुना ने अपनी टैलेंट की वजह से नई स्लैश टेक्निक सीख ली, ऐसी स्लैश जो सिर्फ इंसान नहीं, स्पेस को काट सकती है, यहां तक कि दुनिया को भी। और बस उसी के जरिए गोजो को एक ही पल में बीच से काट दिया जाता है। हाँ, पहले से लर्निंग एबिलिटी और स्लैश की थोड़ी बहुत फोरशैडोइंग थी, लेकिन सवाल यह है कि अभी अभी तो एक अल्टीमेट अटैक हुआ था, तो अचानक सब कुछ कैसे ठीक हो गया? बीच का पूरा प्रोसेस कहीं दिखाया ही नहीं गया। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ इस एंडिंग के लिए जबरदस्ती ट्विस्ट घुसाया गया हो। हालांकि इन सब चीजों को आने वाली कहानी में कवर किया जा सकता है। हीरो साइड को लेकर भी पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। कहानी में पहले से सोल स्वैप जैसी चीजों के हिंट मौजूद हैं। संभव है आगे चलकर गोजो और सुकुना के बीच कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिले। असल समस्या जीत हार या मौत नहीं है, सबसे बड़ा झटका गोजो के कैरेक्टर को लगा है। उसका जो आखिरी वॉक ऑफ लाइफ सीन दिखाया गया, वो बहुत अजीब लगा। अब तक गोजो एक ऐसा इंसान था जो अपने स्टूडेंट्स की परवाह करता था, नॉर्मल लोगों की परवाह करता था, ऊपर से बेफिक्र और घमंडी, लेकिन अंदर से काफी सेंसिटिव। लेकिन मरने के बाद उसका कैरेक्टर एकदम अलग दिखाया गया, जैसे उसे सिर्फ सुकुना और लड़ाई से ही मतलब हो। वो कहता है कि उसने अपना सब कुछ सामने वाले तक पहुंचा दिया। कहता है कि ये लड़ाई बहुत मजेदार थी, और ये भी कह देता है कि सुकुना ने तो अभी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, जिसके लिए उसे अफसोस है। यहाँ आकर सच में दिमाग सुन्न हो जाता है। कई महीनों तक दोनों को माइंड गेम खेलते देखा, हर चाल में लॉजिक खोजा, और आखिर में ऐसा लगता है जैसे या तो सुकुना ने गोजो से नहीं, या फिर लेखक ने सीधे दर्शकों से खेल खेला है। यही थी इस सबसे ताकतवर ड्यूअल की पूरी नैरेटिव ब्रेक डाउन।